Hi, I'm Dr. Avnish, consultant physiotherapist at Antara, which is a Max Group company. Today we are going to discuss about frozen shoulder. Many of the students asked about it that please make a video on this topic. So I'm going to make it today. So what is frozen shoulder and how should we manage? फ्रोजन शोल्डर क्या है और उसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम लोग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेंगे, उसमें हमारा क्या रोल है और उसको कैसे ट्रीटमेंट ठीक से करेंगे उसकी, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो में। फ्रोजन शोल्डर या एडेसिव कैप्सुलाइटिस और पेरीआर्थराइटिस तीन अलग अलग नाम हैं। तीनों में लगभग सिम्टम्स सेम दिखते हैं बट तीनों अलग अलग कंडीशंस हैं जिसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। अलग अलग वीडियो बनाऊंगा इस पे। वैसे देखा जाए तो फ्रोजन शोल्डर मींस शोल्डर फ्रीज हो जाना, ठीक है। एडेसिव कैप्सुलाइटिस, एडेशन का मतलब भी वही होता है, चिपकना, है ना। तो कैप्सूल का एडेशन हो जाना या फिर पेरीआर्थराइटिस, अर्थराइटिस मतलब जॉइंट का इन्फ्लामेशन होना। देखा जाए तो सबका मतलब यही है कि जो शोल्डर जॉइंट है उसका इन्फ्लामेशन हो गया है या फिर एडेशन है या फ्रीज हो गया है ना। अर्थरा मतलब जॉइंट, आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन होता है। सो हियर वी कैन कॉल इट अर्थराइटिस, ठीक है। अ कंडीशन इन विच कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट इज लार्जली इन्फ्लाम्ड। शोल्डर जॉइंट जो है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो जैसे हिप जॉइंट होता है हमारा, तो हिप जॉइंट में क्या होता है, एसिटेबुलम होता है और हेड ऑफ फीमर होता है। तो वो जो है बड़ा एक मेजर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस जॉइंट, शोल्डर जॉइंट में क्या है कि जो स्कैपुला का ग्लेनोइड कैविटी है और हेड ऑफ ह्यूमर है, वो दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शोल्डर जॉइंट में। और शोल्डर जॉइंट का जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है वो स्मॉल होता है विद रिस्पेक्ट ऑफ हिप। सो ये बहुत ज्यादा मोबाइल होता है इसकी वजह से, क्योंकि छोटा सॉकेट है ना इसका, तो ये जॉइंट जो है बहुत मोबाइल होता है। और स्टेबिलिटी देखी जाए अगर इस जॉइंट की, तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो जो कैप्सूल है वो बड़ा होता है, मसल्स और लिगामेंट्स वगैरह से ऐसा बंधा होता है कि वो स्टेबल रहता है। अदरवाइज छोटा सॉकेट होने की वजह से ये डिसलोकेट बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग बाद में आगे समझेंगे। फिलहाल ये देखिए कि कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट इज इन्फ्लाम्ड। इस केस में क्या होता है, इन तीनों चीजों में कैप्सूल जो है जॉइंट का वो इन्फ्लाम्ड हो जाता है, मतलब इन्फ्लामेशन होता है किसका, कैप्सूल का। ओवरऑल कहा जाए तो जॉइंट का इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है सिमिलर टू हिप जॉइंट बट शोल्डर जॉइंट इज स्मॉलर देन हिप, सो इट इज हाईली मोबाइल विद रिस्पेक्ट ऑफ हिप। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने ऐसे एक रॉ डायग्राम बनाया है, रफ डायग्राम है ये ग्लेनोइड कैविटी है, ये आपका हेड ऑफ ह्यूमरस है, ठीक है। और ये जो चारों साइड से ऐसे रेड वाला बना हुआ है ना सर्कल, ये मैंने बनाया है कि ये आपका जॉइंट कैप्सूल है और इसी में इन्फ्लामेशन होता है, कैप्सूल में ही इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। कैप्सूल का इन्फ्लामेशन होता है किसमें, फ्रोजन शोल्डर में, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि पेन होता है और पेन की वजह से हम लोग का जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट होता है। अब पेन की वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, लेकिन पेन क्यों होता है, इन्फ्लामेशन क्यों होता है, किसी भी कारण से, लाइक चोट लग जाए, ट्रॉमा है, या फिर आपको कोई सर्जरी हुई है आपकी शोल्डर की, या फिर चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं अभी, पहले इसको इरेज करते हैं। सो देयर इज अ लार्ज कैप्सूल कवरिंग शोल्डर जॉइंट। जो शोल्डर जॉइंट है उसको एक बड़ा सा कैप्सूल है जो कवर करके रखता है, इसी की वजह से उसका जो सॉकेट है वो छोटा है, ठीक है। और वो ओवरऑल 360 डिग्री की मूवमेंट भी देता है, जो कि और कोई जॉइंट नहीं देता। सबसे ज्यादा मोबाइल जॉइंट होता है शोल्डर जॉइंट हमारा। ड्यू टू एनी इंजरी, किसी भी इंजरी के कारण, चोट लग जाए या किसी पैथोलॉजिकल कारण से, द कैप्सूल गेट इन्फ्लाम्ड। कैप्सूल में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। मोर कॉमन अमंग एल्डरली पीपल, मतलब जो बूढ़े लोग हैं उनमें ज्यादा पाया जाता है। द कैप्सूल बिकम स्टिफ, कैप्सूल जो है हमारा वो क्या होता है, स्टिफ हो जाता है। स्टिफ होने की वजह से उसका जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, पेन होता है उसमें। सो नेक्स्ट पॉइंट इज restricted range of motion will lead to a decreased movement in the joint। ध्यान दीजिएगा,
रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन। रिस्ट्रिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि कैप्सूल में इन्फ्लेमेशन हुआ और इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन हुआ, और पेन की वजह से आप मूवमेंट करोगे नहीं। ऑब्वियसली बात है, पेन होगा तो आप क्या करोगे? मूवमेंट नहीं करोगे, है ना। तो रिस्ट्रिक्टेड मोशन विल लीड टू अ डिक्रीज्ड मूवमेंट इन द जॉइंट। डिक्रीज्ड रेंज ऑफ मोशन होगा, लॉस ऑफ रोटेशन कॉज करेगा, डिक्रीज्ड एब्डक्शन होगा, एज वेल एज फॉरवर्ड फ्लेक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एब्डक्शन भी डिक्रीज होगा, फॉरवर्ड फ्लेक्शन भी डिक्रीज होगा, और फाइनली हम लोग कॉन्ट्रैक्चर में चले जाएंगे। क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्चर में चले जाएंगे। जब तक कैप्सूल में इन्फ्लेमेशन था, टाइटनेस था, मसल्स का टाइटनेस तो होगा ही, ऑब्वियसली बात है। कैप्सूल का इन्फ्लेमेशन हुआ तो मसल का टाइटनेस भी होगा। अब मसल का टाइटनेस हो गया और हमने मूवमेंट करना छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि पेन है। पेन की वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगा, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गया। उसके बाद फिर क्या है? लॉस ऑफ रोटेशन। रोटेशन वाला जो मूवमेंट है वो भी रिस्ट्रिक्ट होगा, एब्डक्शन रिस्ट्रिक्ट होगा, फॉरवर्ड फ्लेक्शन रिस्ट्रिक्ट होगा, और हम लोग आ गए अब कहां पे? कॉन्ट्रैक्चर में। कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गया शोल्डर जॉइंट में, एंड दिस इज द कंडीशन नोन एज फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है? समझ में आ गया। इसी पूरे के पूरे कंडीशन को हम लोग फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है? कैप्सूल का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्यों? किसी भी इंजरी की वजह से हो सकता है, किसी पैथोलॉजिकल कारण से हो सकता है, डायबिटिक है पेशेंट उसकी वजह से हो सकता है, थायराइड है किसी को उसकी वजह से हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण हैं। तो इस चीज को हम लोग फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। किस कंडीशन को? जिसमें हमारा कैप्सूल का इन्फ्लेमेशन हो जाता है शोल्डर जॉइंट का, और इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारा मसल्स टाइट होता है, टाइटनेस की वजह से पेन होता है मूवमेंट में, और हम मूवमेंट नहीं करते हैं प्रॉपर, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होता है। और कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गया तो वैसे भी अब आप जब भी मूवमेंट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा पेन होगा, तो आप कर नहीं पाओगे। इस प्रॉब्लम इस कंडीशन में क्या होता है कि फॉरवर्ड फ्लेक्शन जो हमारा शोल्डर का ये मूवमेंट है, ये हमारा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, एब्डक्शन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन देखेंगे। इन्वेस्टिगेशन कौन सा? रेडियोलॉजिकल, एक्सरे या एमआरआई देखेंगे। अगर एमआरआई हो जाए तो मच बेटर है, लेकिन एक्सरे हो जाएगा तो एक्सरे में जनरली कुछ नहीं दिखेगा, नॉर्मली दिखेगा। थोड़ा बहुत स्पर दिखा, कैल्सिफिकेशन दिखा तो अलग बात है, अदरवाइज एक्सरे नॉर्मल आएंगे। एमआरआई अगर आप देखेंगे तो एमआरआई में आपको इन्फ्लेमेशन दिख जाएगा। किसका? कैप्सूल एंड सब एक्रोमियल स्पेस जो होता है हमारा। ठीक है, सब एक्रोमियल स्पेस और सब एक्रोमियल बर्सा, शोल्डर जॉइंट की के अंदर जो बर्सा होता है उसमें, और सब एक्रोमियल स्पेस में हमको क्या दिख जाएगा? इन्फ्लेमेशन है या नहीं है तो कितना है, सब कुछ उसमें एमआरआई में क्लियर दिख जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं मैनेजमेंट की तरफ। इन्वेस्टिगेशन हो गया हमारा, है ना। पेशेंट को पता चल गया, आपको पता चल गया कि क्या दिक्कत है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, पेशेंट सबसे पहले ऑर्थोपेडिक के पास जाएगा कि सर देखो मेरा मूवमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, कंधा जाम हो गया है, कि क्या प्रॉब्लम है, आप एक बार देख लो। तो सबसे पहली बात कि हम लोग क्या करेंगे, मतलब जो डॉक्टर है वो क्या करेगा? वो उनका इन्वेस्टिगेशन कराएगा, एमआरआई या एक्सरे जिसमें भी उसको समझ में आए, वो देख लिया उसने। उसके बाद क्या करेगा? वो एनसेड्स दवाई जो होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, मतलब वैसे लोकल हम लोग बोले अगर, तो वो पेन किलर है, पेन किलर देके या मसल रिलैक्सेंट देके बोलेंगे कि फिजियोथेरेपी करवाइए। ठीक है, अब आती है बात फिजियोथेरेपी में क्या करेंगे हम लोग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, क्या करेंगे? तो फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल है उनका पेन कम करना। सबसे इंपॉर्टेंट, पेन कम करना। पेन कम करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोथेरेपी यूज करते हैं, चलो वो बात अलग है। एक्सरसाइज थेरेपी में हम लोग रेंज ऑफ मोशन, पेसिव रेंज ऑफ मोशन बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? तो कैप्सुलर स्ट्रेच देंगे। ठीक है, स्लो कैप्सुलर स्ट्रेच, याद रखना इस चीज को। एक्सरसाइज कौन कौन सी करानी है ये मैं बता रहा हूं, बाद में मैं करके भी बताऊंगा, किसी और वीडियो में एक्सरसाइज वाली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा। तो हम लोग फिजियोथेरेपी में क्या करेंगे? एक्सरसाइज थेरेपी इज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सरसाइज थेरेपी पेसिव रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करेंगे। कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। स्लो कैप्सुलर स्ट्रेचेस देंगे, मोबिलाइजेशन ऑफ स्कैपुलोथोरैसिक मोशन, मोबिलाइजेशन ऑफ स्कैपुलोथोरैसिक मोशन। पहला चीज स्लो कैप्सुलर स्ट्रेचेस, दूसरा मोबिलाइजेशन ऑफ स्कैपुलोथोरैसिक मोशन, तीसरा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस।
ठीक है। स्ट्रेंथनिंग के लिए हम लोग थेराबैंड यूज कर सकते हैं। थेराबैंड एक्सरसाइज फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ सराउंडिंग मसल्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट के आसपास जो भी सराउंडिंग मसल्स है, डेल्टॉइड है या फिर बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, सेरेटस एंटीरियर है ना, लैटिसमस डॉर्सी है, ये सारा मसल्स, पेक्टोरलिस माइनर, पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है, ये सारा मसल्स का हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेंथनिंग कराएंगे। ठीक है। स्ट्रेंथनिंग कराने के बाद पेसिव रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के बाद पेशेंट को इंप्रूवमेंट दिखता है तो ठीक, अगर नहीं दिखता है तो फिर क्या करेंगे। देखिए, इतना करने के बाद भी अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक नहीं होता है तो फिर क्या करेगा, पेशेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएगा, जिस डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट करवा रहा था उसके पास दोबारा जाएगा कि सर ऐसा ऐसा हमने करवाया, फिजियोथेरेपी भी करवाया, लेकिन दवाई भी खाई आपकी और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। देन हाउ शुड वी सॉर्ट इट आउट, है ना, उसका क्वेश्चन रहेगा। तो डॉक्टर बोलेगा कि भैया आप एक काम करो, इंजेक्शन थेरेपी लो। क्या लो, इंजेक्शन थेरेपी। इसमें यूजुअली स्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है जो शोल्डर जॉइंट के अंदर देते हैं, कैप्सूल के अंदर देते हैं। उस जॉइंट के अंदर इंजेक्शन देने से क्या होता है कि वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है। इंजेक्शन इन शोल्डर जॉइंट विल रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन एंड अगेन गो टू फिजियोथेरेपी। इतना करने के बाद, इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर क्या बोलेगा कि जाइए अब फिजियोथेरेपी करवाइए, रेंज ऑफ मोशन आपका रिकवर हो जाएगा, पेन भी कम हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, दोबारा फिजियोथेरेपी करवानी पड़ी उनको, करवाना जरूरी है। फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आजकल तो हर डिजीज में फिजियोथेरेपी, हर केसेस में, हर ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजिकल केसेस में, पीडियाट्रिक केसेस में, हर चीज में फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस चीज के इंपॉर्टेंस को समझिए, फिजियोथेरेपी के इंपॉर्टेंस को समझिए कि कैसे हम लोग फिजियोथेरेपी से बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं, बहुत सारे कंडीशंस को ठीक कर सकते हैं, बहुत क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशंस को ठीक कर सकते हैं। सो प्लीज इस चीज को देखिए आप कि फिजियोथेरेपी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। दोबारा फिजियोथेरेपी करवाइए आप। फिजियोथेरेपी से अगर, हाँ, अब इंजेक्शन थेरेपी करवा दिया हमने, फिजियोथेरेपी दोबारा करवा लिया, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, फिर भी वैसे का वैसा है उनका शोल्डर, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा भी तो भी वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने ट्रीटमेंट से, इतना सब करवा लिया लेकिन कंप्लीट रिकवरी नहीं हुई हमारी, तब हमें जाना पड़ेगा सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है शोल्डर जॉइंट की। ठीक है। आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर की तरफ जाएंगे हम लोग, नहीं जाएंगे, ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है वो करेंगे। शोल्डर जॉइंट का आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर होता है जो कि रिलीज करेगा कैप्सूल को एंड देन फिजियोथेरेपी टू अचीव कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन। अब देखिए, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करने के बाद दोबारा से फिजियोथेरेपी करने के लिए, तीसरी बार फिजियोथेरेपी करने के लिए भेजा गया कि हमने सब कर दिया है अपनी तरफ से, लेकिन फाइनल जो कंप्लीट रेंज ऑफ रिकवरी है, रेंज ऑफ मोशन है, कंप्लीट रिकवरी वो कौन करा सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट करा सकता है। आप एक्सरसाइज करिए, रेंज ऑफ मोशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना करके हम लोग फ्रोजन शोल्डर समझ चुके हैं कि क्या होता है। शोल्डर जब एडेसिव हो जाता है या पेरी आर्थराइटिस होता है उसमें, तो हम लोग उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, नॉन ऑपरेटिव भी और ऑपरेटिव भी, दोनों प्रोसीजर को हम लोग समझ चुके हैं। आई होप कि अब आपके पास जब भी पेशेंट आए तो आप उसका असेसमेंट भी प्रॉपर कर पाओ, एज आई एक्सप्लेन्ड orthopedic assessment in previous video, and I will explain other assessment like neurological assessment, pediatric, gynecological assessment, geriatric assessment, सारा कुछ अपलोड करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियोस में, एक एक करके सारा कवर करूंगा टॉपिक। और आप लोग को भी कोई टॉपिक अगर ऐसा लगे कि मुझे करना चाहिए कवर, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप नए हो तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी नई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू सो मच।